के पुत्राया था है, श्रावस्ती है, पहाड़पुर है। अब पहाड़पुर वंशी कौन बताते थे? कृष्ण जी बताते थे। तो राजघाट पर कौन होते थे? कृष्ण जी हुआ करते थे। तो राजघाट और पहाड़पुर में तो कृष्ण लीला की मूर्तियां हैं। और श्रावस्ती है, वहां जटाधारी शिव की मूर्तियां हैं। श्रावस्ती में जटाधारी शिव की श्राप दिया करते थे शिव, तो श्रावस्ती में श्राप दिया तो जटाधारी शिव की मूर्तियां हैं। अही छत्र में गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। देखो केंद्र कौन सा है? नंबर 1 अही छत्र। यहां पर गंगा यमुना की मूर्तियां, राजघाट और पहाड़पुर, पहाड़ पर बंसी बजाते थे। तो हाँ, कृष्ण लीला की मूर्तियां, श्रावस्ती, जटाधारी शिव की मूर्तियां। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य केंद्र हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, वो आपको यहां पर लिखने हैं। ठीक है, अन्य केंद्र, अन्य केंद्र, श्रावस्ती, पवैया, कौशाम्बी, यहां पर भी मूर्तियां जो है बना करती थी। ठीक है, तो मूर्ति कला का जो हमारा टॉपिक है वह पूरा हो गया है। चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी। चित्रकला के दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। चित्रकला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हुआ करते थे? एक हुआ करता था हमारे पास अजंता। अजंता किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और दूसरा जो हुआ करता था वो था बाघ। सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो बाघ भी कहां पर आएगा? मध्य प्रदेश में है। यहां पर आपको याद रखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर, हाँ, अब हमारे पास में क्या आएगा? जैसे अजंता महाराष्ट्र वाली है, अजंता महाराष्ट्र जो है, इसके अंदर अपने को याद करना है कि इन गुफाओं का नाम जो है वो क्या था? इन गुफाओं का नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। इन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर धार्मिक विषयों पर चित्र बने, यहां पर लौकिक विषयों पर। यहां पर धार्मिक विषयों पर, यहां पर हाँ सब दिख रहे हैं बिल्कुल। यहां पर लौकिक विषयों पर चित्र बनेंगे। आपको याद रखना है कि इन गुफाओं का नाम कैसे कैसे बदला था। ठीक है, जैसे मैं कहूं बाघ की गुफाओं की खोज, बाघ डेंजर होते हैं, डेंजर फिल्म ने की थी भाई। अजंता आ जाओ, एरिक्सन ने की थी। 29 गुफाएं, 9 गुफाएं, कैसे भी आप करोगे आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। देखो अभी बात करते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले अजंता की गुफाएं कहां पर है भैया? महाराष्ट्र में है। अच्छा, अब अजंता महाराष्ट्र में गुफाओं का नाम क्या था? पहले औरंगाबाद, अब इनको क्या नाम दिया गया? अजंता दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? अजंता। औरंगाबाद से अजंता नाम दिया गया। यहां पर एक प्रश्न और बनेगा, एक आएगी बाघिनी नदी, बाघिनी बाघ और बाघोरा अजंता। गुफाओं को बाघोरा नदी घाटी को काटकर चित्र बनाए गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन गुफाओं के चित्र बाघोरा, बाघिनी उसमें जाएगी, बाघिनी नदी घाटी को काटकर चित्र बनाए गए। बाघ डेंजर होते हैं भैया। अजंता के अंदर एरिक्सन आएगा। हाँ, अजंता, जनता, जुनता, जनता, जुनता एक गुट भी था। जुनता गुट जो है नूरजहां ने बनाया था। ठीक है, यहां पर पूछा जा सकता है खोज करता। क्या पूछा जा सकता है? खोज करता। पूछा जा सकता है कुल गुफा, कुल गुफा। और यहां पर चित्र जो बने उनका विषय क्या है? विषय, तो कुल गुफा तो यहां पर है 29। और उनके जो चित्र है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कुल गुफा है वो 29 है। विषय आपसे पूछा जा सकता है कि इनका धार्मिक विषय है, उनका लौकिक विषय है। खोज किसने की थी ये बताओ मुझे, मैंने 3 बार बता दिया आपको। खोज किसके द्वारा की गई है? कब की गई थी? चलो ये बता दो कब की गई थी। देखो, बाघ की गुफाओं की खोज पहले हुई है, इसकी बाद में हुई है। ठीक है, खोज करता क्या है? 1819 ईस्वी में एरिक्सन द्वारा। कुल गुफा कितनी है? 29। सामोजी के नियम भी कितने बताए गए विष्णु संप्रदाय में? 29। तो तोड़ दो, अजंता में गुफाएं 29, विष्णुयों के जो नियम है वो भी 29। ठीक है, विषय धार्मिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर आधारित चित्र। तो धार्मिक विषयों पर आधारित चित्र है वो कौन सी गुफाओं में मिले हैं? अजंता की गुफाओं के अंदर मिले हैं। जैसे हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। बाघिनी नदी घाट पर उनके चित्र बनाए गए थे। वहां पर कुल 9 गुफाएं हैं। आपको ध्यान रखना है लौकिक विषयों पर है। 1818 में डेंजर फील्ड ने उनकी खोज की थी। बाघ की गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश। खोज करता 1818 ईस्वी, डेंजर फील्ड द्वारा। बाघ डेंजर होते हैं तो आपको याद हो जाएगा। भागिनी नदी घाटी को काटकर चित्र बनाए गए। कुल गुफाएं 9 है। लौकिक विषयों पर चित्र बनाए। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से धार्मिक विषय थे, कौन कौन से लौकिक विषय थे। अब आपको याद क्या करना है कि अजंता की गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र में है। उनमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। उनसे पूछा जाता है 29 में से 4 चैत्य गुफाएं हैं, 25 जो है विहार, चैत्य विहार। बौद्ध मठों को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध मठों को एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन नहीं था, एरिक्सन, हाँ, लक्ष्मी एरिक्सन। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं।
अजंता की जो गुफाएं हैं इनमें आपको याद क्या करना है, कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता की 29 गुफाएं हैं। उनमें से चैत्य गुफाएं कितनी है और उनके अंदर चैत्य गुफाओं में भी नाम आता है कि 9 10 19 26। क्या आता है? 9 10 19 26, 9 10 19 26। तो इनकी कुल गुफाएं कितनी है? 29 गुफाएं। चैत्य गुफाएं कितनी है आपसे पूछी जाए? चैत्य गुफाएं केवल 4 है। कौन सी? 9 10 19 26, 9 10 19 26। ठीक है, याद करो, 9 सीधी सी आ जाएगी। 4 जो है वो कौन सी है? चैत्य गुफाएं हैं जिनमें नाम आता है 9 10 19 26। ठीक है, 4 चैत्य गुफाएं होगी तो बच गई कितनी? 25। 25 कौन सी हो जाएगी? बिहार गुफाएं। 25 बिहार गुफाएं। अब प्रश्न क्या बनता है? अब प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, सबसे बड़ी गुफा का नंबर क्या है, सबसे प्राचीन गुफा का नंबर क्या है? प्राचीन 13 है। प्राचीन क्या है? प्राचीन 13 है। खतरा है तो चित्र है, खतरा है तो चित्र, चित्रों को देखकर तो खतरा होता है। तो सर्वाधिक चित्रों वाली गुफा जो है वो है 17 नंबर। कौन सी है? 17। प्राचीन तो 13 है, प्राचीन सबसे प्राचीन गुफा 13 हो गई। सर्वाधिक चित्रों वाली गुफा कौन सी होगी? 17 होगी। वो सबसे पहले बनी थी, जो गुफा सबसे पहले बनी थी वो 16 है। कौन सी है? 16 है। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले बनी गुफा 16, सबसे बड़ी गुफा 19 नंबर, सबसे प्राचीन गुफा, सबसे प्राचीन गुफा 13 नंबर, सर्वाधिक चित्रों वाली गुफा, चित्र होंगे तो खतरा होगा ना, तो 17 नंबर। कौन सी होगी? 17 नंबर। अब एक प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन चित्र गुफा नंबर कौन सी है? वो 9 और 10 है। सबसे प्राचीन चित्र गुफा नंबर, हाँ, नो बेचालीस के लिए भी स्टार्ट नहीं करेंगे। आप याद रखना, सबसे प्राचीन चित्र गुफा नंबर 9 है 10। सबसे प्राचीन चित्र गुफा नंबर ये कौन सी होगी? 9 व 10 नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 9 व 10 नंबर जो है वो सबसे प्राचीन चित्र गुफा होगी। याद कैसे करेंगे? सबसे प्राचीन जो है वो 13 है, 13 है। सबसे बड़ी 19, खतरा है तो चित्र है, 17 में खतरा है, 17 में खतरा है, याद हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले बनी गुफा कौन सी है? वो 16 नंबर। ठीक है, मात्रा तो ठीक है, क्या आपके पास? अब आगे क्या पढ़ेंगे सर? अरे भाई आगे भी पढ़ांगा। 29 गुफाएं जो थी ना उनमें से 9 गुफाओं के चित्र बचे हैं, बाकी सब खत्म हो गया है। आप पढ़ांगा। और अजंता में गुप्तकालीन गुफाओं का नंबर बताओ, गुप्तकालीन गुफाओं का नंबर कोई बता सकता है? राम अवतार पवार, आप पुलिस में, आपको कोई शक मेरे पुलिस में होने का? लेकिन पुलिस वाला मास्टर से ज्यादा लोग जानते हैं। चले, अजंता की 29 गुफाओं में से केवल 9 गुफाओं के चित्र बचे। टोटल गिनती थी 29, बाकी सब समाप्त हो गए। क्या है? 29 और 9 कितनी है? 29 और 9। अब पूछा जाए अजंता में गुप्तकालीन गुफाओं में गुफा नंबर कौन कौन सी है, तो 16 17 19 जो है वो गुप्तकालीन गुफा, उनको पढ़ना पड़ेगा। 17 गुफा माता पिता से उनका बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या याद करना है? अजंता में, अजंता में गुप्तकालीन गुफाओं की संख्या, गुफा नंबर 16 16 17 19 है। गुफा नंबर कौन सी है? 16 17 19 जो है वो गुप्तकालीन गुफाओं की संख्या है और उनमें गुफा नंबर 16 17 19 है। अब इसमें पढ़ते हैं 16 नंबर गुफा। किसके बारे में पढ़ेंगे? 16 नंबर गुफा का जो उत्खनन था वो किसने किया था? ब्रह्मदेव के द्वारा किया गया था। यहाँ पर क्या है, कोई जैसे कथा या उपदेश है वो सुनते हुए भक्त को दिखाया गया है। वैराग्य उत्पन्न के 4 दृश्य दर्शाए गए। वैराग्य उत्पन्न किसको हुआ था? 4 दृश्य से। आपको याद आएगा कि गौतम बुद्ध जो थे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था। कब हुआ था उनको वैराग्य उत्पन्न? जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बुढ़े व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, तो उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो वैराग्य उत्पन्न करने वाले चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर मरणासन राजकुमारी का महत्वपूर्ण चित्र है। मरणासन मतलब कि एक राजकुमारी, जैसे अपने अल्बर्ट हॉल जाते हैं कभी, आपने अल्बर्ट हॉल में देखा होगा तुत्तू नाम की एक महिला है, जिसको तुत्तू नाम है उसका, तुत्तू अपने टोमी बोलता है तुत्तू, वैसे तुत्तू नाम की महिला का एक चित्र है। जो चित्र क्या है? मम्मी है, डेड बॉडी रखी हुई है। तो यहाँ पर भी मरणासन राजकुमारी का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध चित्र है। यहाँ पर वैराग्य उत्पन्न करने वाले चित्र है। यहाँ कथा व उपदेश जो है सुनते भक्त दिखाए गए। ठीक है, खोज करने वाला स्वयं ब्रह्मदेव है, वो आपको याद रखना है। कौन सी गुफा पढ़ रहे थे भैया? गुफा नंबर, हाँ, नोट लगा लिखना, नोट, गुफा नंबर 16। 16 17 19 पढ़नी है अपने को। उत्खनन किसने किया है? उत्खनन त्रिंग प्रहादेव। कौन है? त्रिंग प्रहादेव। ठीक है, त्रिंग प्रहादेव। अब यहां से कौन कौन से चित्र मिले? सुजाता द्वारा बुद्ध को खिलाई गई खीर के चित्र। सुजाता द्वारा बुद्ध को खिलाई गई खीर के चित्र। अच्छा, सुजाता द्वारा बुद्ध को खिलाई गई खीर के चित्र। मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण चित्र। मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण चित्र। कथा सुनते व
चित्रों का चित्र। और कौन सा बच गया भाई? वैराग्य को दर्शाने वाले चार चित्र। कौन कौन से मिल गए? वैराग्य को दर्शाने वाले चार चित्र यहां पर मिले हैं। हाँ ठीक है। अंधे तपस्वी जो थे माता पिता का जो चित्र है वो भी यहां पर दर्शाया गया है। किसका दर्शाया गया? अंधे माता पिता का। पीटीए का विषय ठीक है। और कर देंगे शुरू। अंधे तपस्वी माता पिता का चित्र दर्शाया गया है। उतार लो इसको। थैंक यू थैंक यू। मैं कह रहा हूं आप बस पढ़ो। उतारो फटाफट। ठीक है। गुफा नंबर 16 होगी। अब आगे चलते हैं। गुफा नंबर 17 यहां पर भी ऐसा कर देंगे। गुफा नंबर 17 निवेदिता ने इसे सबसे अच्छी गुफा बताया है। गुफा बताया है। यहां से सम्राट द्वारा हंस से बात करते हुए का चित्र। सम्राट द्वारा हंस से बात करते हुए का चित्र। ग्रह त्याग का चित्र। एक मिला है राहुल द्वारा समर्पण का चित्र। माता पिता जितना भी कमेंट आ रहे हैं सारा पढ़ गया और जो भी जवाब है लास्ट में मान दीजिए। ठीक है। हाँ ग्रह त्याग का चित्र। एक क्या है? राहुल के समर्पण का चित्र। राहुल का समर्पण किसके? राहुल कौन था भाई? सर राहुल याद नहीं आ रहा। राहुल किसके बारे में बात किया होगा? बताओ इसके उपनाम क्या है? चित्र का उपनाम बता दो मुझे। इसे और क्या क्या कहते थे? बताओ। राशि चक्र कहते थे, चित्रशाला कहते थे, इस गुफा को क्या कहते थे? राशि चक्र और चित्रशाला। राहुल कौन है पता है क्या किसी को? है? राहुल किसका नाम है? महावीर स्वामी के लड़की हुई थी या लड़का हुआ था? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध की लड़की हुई थी या लड़का हुआ? जल्दी बताओ। राहुल के समर्पण का चित्र। आपको मैं इतना बता दूं, राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। ठीक है। निवेदिता वाली बात हमने यहां लिखी है कि निवेदिता ने सबसे अच्छी गुफा बताया था। इस गुफा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राशि चक्र या चित्रशाला भी इस गुफा को कहते हैं। तो हमारे पास अब कौन सी गुफा बच गई? 19 नंबर गुफा बच गई। कौन सी बच गई भाई? गुफा नंबर 19 ना सर 16 17। अब हम पढ़ेंगे 9 के 12। हाँ जिनके पास गलत बुद्ध का लड़का राहुल। बिल्कुल वीरेंद्र कृष्ण पूजा मेरा शाबाश हमने अच्छा बताया है। बुद्ध का नाम राहुल था यशोधरा का। अब है गुफा नंबर 9। गुफा नंबर 9 में क्या है? बैठी हुई महिला का चित्र। बैठी हुई महिला का पुजारी स्तूप की ओर जा रहे हैं। पुजारी स्तूप की ओर जा। गुफा नंबर 9 के बाद में पढ़ते हैं 10। 10 के अंदर क्या है? जातक कला कथाओं का उल्लेख। जातक कथाएं क्या होती है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा गया है। महिलाओं से घिरे हुए जुलूस का चित्र जो है वो भी गुफा नंबर 10 में देखने को मिलता है। ठीक है सबने अच्छा बताया, कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। गुफा नंबर 10 इसमें क्या है? जातक कथाओं का उल्लेख। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। ठीक है। महिलाओं से घिरे हुए जुलूस का चित्र। महिलाओं से घिरे हुए जुलूस का चित्र मिलता है। हाँ ठीक है। महावीर के बेटी हुई थी प्रियदर्शनी। बहुत बढ़िया शाबाश। अब क्या हुआ? जैसे अपने पास में एक शिलालेख था, भाभरू शिलालेख। भाभरू शिलालेख के द्वारा क्या किया गया? भाभरू शिलालेख बेरार सभ्यता से मिला था। कोटपुतली जिला बेरोड जिला, कोटपुतली बेरोड जिले से मिला था। बेरार जो है वहां से भाभरू शिलालेख बीजक की पहाड़ी से कैप्टन भट्ट ने खोजा था। अशोक मौर्य का था। उसको रॉयल सोसाइटी या रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा कलकत्ता के म्यूजियम में रखाया गया था। कलकत्ता के म्यूजियम में उसी प्रकार इन अजंता के चित्रों को प्रकाशित कराने वाली वो कौन थी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी। ठीक है। अब ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कहा गया, ये कलकत्ता के इस से ध्यान रखना। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूं, इन चित्रों में हमने सबसे ज्यादा किसका वर्णन सुना है? गौतम बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म की जानकारी बहुत ज्यादा मिलती है। नोट लगा के बात देखो यहां पर। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अजंता के चित्रों को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अजंता के चित्रों को पत्रिका में प्रकाशित करवाया गया। आज पूरी चित्रकला पढ़ देंगे ताकि अगला जो है फिर हम साहित्य के बारे में उल्लेख करें। हाँ अब अजंता जो है यहाँ के चित्रों की पद्धति क्या रही होगी? तो आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा टेम्पेरो या फ्रेस्को। फ्रेस्को
फ्रेस्को जिसको आला गीला पत्ती कहते हैं, आला गीला पत्ती वो पत्ती होती है जो मतलब कि गीली दीवार पर या चूने के साथ जो चित्र बनाए जाते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ की जो पद्धति थी वो थी टेम्पेरो या फ्रेस्को। एक बार इसको उतार लो आप। ठीक, आगे चले। एक आपसे पूछ ले, अजंता की गुफा जो है 8 से 13 वो हीनयान संप्रदाय से है, ये भी ध्यान रखना। अजंता की गुफा 8 से 13, 8 से 13 हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अजंता की गुफा 8 से 13, ठीक है। ये विशेषकर आपको याद रखना है, 8 से 13 जो है वो हीनयान संप्रदाय की है। अजंता के चित्रों की पद्धति क्या है, यहाँ पर रंगों का प्रयोग हुआ। आपसे पूछा जा सकता है जी काला रंग था क्या, बिल्कुल था। नीला था क्या, था। पीला था क्या, लाल था क्या, सफेद था क्या, हरा था क्या, सारे रंग थे जी। इनके जो विषय वस्तु रहे अजंता के चित्रों की विषय वस्तु क्या था, वर्णन, अलंकरण, आलेख, ठीक है। हाँ, अजंता के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, अलंकरण था, वर्णन, आलेखन या इसी को क्या बोलते थे, लेखन। अजंता के चित्रों की पद्धति, पद्धति जो है वो कौन सी है, वो है टेम्पेरो, टेम्पेरो व फ्रेस्को। टेम्पेरो व फ्रेस्को पद्धति है। कौन सी पद्धति है, टेम्पेरो व फ्रेस्को पद्धति जो है वो आपको याद रखनी है, टेम्पेरो व। फिर है अजंता के चित्रों में प्रयुक्त रंग, हरा है, नीला है, काला है, लाल है, पीला है और एक सफेद। ये आपको याद रखना, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, हरा। डालिया। अब अपने बाघ की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाघ की गुफाएं जिनके अंदर आपसे पूछा जाए कहां है, मध्य प्रदेश में है। कुल गुफा कितनी है, कुल गुफा उसमें नंबर 9 गुफा है। सबसे बड़ी गुफा है पांडव की गुफा, जिसे नंबर 2 कहा गया। ठीक है, एक बार इसको उतार लो आप। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश। कुल गुफाएं 9। विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई गुफाएं। अब जैसे हमने वहां पर नदी घाटी को पढ़ा था, तो यहां पर आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई गुफाएं। हल्दी कलर आप आंखों से देखो, और कैसे देखोगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी गुफा है वो नंबर 2 है, जिसे पांडव गुफा कहा जाता है। 3 नंबर गुफा को हाथीखाना गुफा कहा जाता है। 4 और 5 नंबर गुफा को रंगमहल गुफा कहा जाता है। और लिखते हैं सबसे बड़ी गुफा, सबसे बड़ी गुफा वो कौन सी है, नंबर 2। सॉरी, इसे पांडव गुफा भी कहते हैं। गुफा नंबर 3, इसे हाथीखाना गुफा कहते हैं। गुफा नंबर 4 व 5, 4 व 5 इसे इसे रंगमहल गुफा कहते हैं। यहां पर चित्रों को सुरक्षित रखा गया है। तो उतार लीजिएगा, चित्रों को सुरक्षित रखा गया है। सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, अब है हमसे पूछा जाए दो चीजें हो रही है। एक अपने पढ़ते एलिफेंटा की गुफा जो सेव धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी है। एक पढ़ते अपने एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा जो है वो कुल है उनको 34 गुफाएं हैं। उसमें से हिंदू गुफा जो है आपसे पूछा जाए तो 13 29 हिंदू गुफा है। जैन वाली है 30 और 33 और बौद्ध है 1 व 12। ठीक है, ठीक है ना। वो आप याद रखना कहां कहां से चल रही है वो क्या बता दूंगा। 1 से 12 मतलब बौद्ध धर्म की आ गई। बार बार एरर आ रहा है। ठीक है, अभी बताओ एरर आ रहा है। एलिफेंटा
एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? शिव धर्म व बौद्ध। फिर आती है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की कुल गुफाएं कितनी है? 34। एलोरा की कुल गुफाएं कितनी है? 34 गुफाएं। इसमें आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है 1 से 12, ठीक है, 1 से 12। हिंदू धर्म 13 से 29। जैन धर्म 30 से 34। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सभी साथियों को बताते रहे कि हाँ आप हमसे जुड़े रहे। जय हिंद, नमस्कार। बस थोड़ा सा लेट हो गया था, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि महाभारत जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है और इसका उल्लेख भी सर्वप्रथम किसमें हुआ है? गुप्तकालीन अभिलेखों में मिला है। जैसे मैं आपको बात कहूं कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल क्या है? गुप्त काल है। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल क्या कहलाता है? गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल की प्राच्य या दरबारी भाषा या राजकार्य की भाषा आपसे पूछे तो कौन सी होगी? संस्कृत होगी। क्या होगी? संस्कृत, ठीक है। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपको याद रखना है कि रामायण, महाभारत व पुराण जो है उनको अंतिम रूप गुप्त काल में मिला था। अंतिम रूप किसमें मिला था? गुप्त काल में। तो आप लिखेंगे रामायण, महाभारत व पुराणों को अंतिम रूप गुप्त काल में मिला था। किसमें मिला था? गुप्त काल में मिला था। आपसे पूछा जाए महाभारत को क्या कहते हैं? सत सहस्त्र संहिता, जिसका उल्लेख भी सबसे पहले गुप्तकालीन अभिलेखों में मिलता है। महाभारत क्या आएगा? सत सहस्त्र संहिता। सर्वप्रथम उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में मिला। तो हम गुप्तकालीन साहित्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो विद्वान थे उनके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे कि गुप्तकालीन विद्वानों के अंदर हरिसेन नाम का विद्वान था। आपने पढ़ा होगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। उसकी जो शैली है वो कौन सी है? जिसकी शैली है गद्य और पद्य। गद्य व पद्य की शैली को क्या कहा जाता है? चंपू। उसकी भाषा है संस्कृत। और आपको पता चलेगा कि वो किसके समय थे? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। और जो हरिसेन है वो किस पद पर थे? उनको हम कह सकते हैं कि महादंड नायक के पद पर थे, कुमार माते के पद पर थे या संधि विग्राहिक के पद पर थे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ गुप्तकालीन विद्वान किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिमड़ा गुप्तकालीन विद्वान। अब गुप्तकालीन जो विद्वान है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो नाम आया है वो किसका नाम आया है? हरिसेन का नाम आया है। किसका नाम आया? हरिसेन। हरिसेन जो है वह किसके दरबार में थे? ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अपने लिख सकते हैं समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। हरिसेन का पद, पद क्या है? संधि विग्राहक, कुमार माते, दंडनायक, ये इनका पद हुआ करता था, ठीक है। ये आपको हाँ इंडियन कल्चर विनीता मीना ये उसी के अंदर आता है, ठीक है, सारा का सारा। ये महादंड नायक, तो इसको महादंड नायक। तो एक ही बात, आपको कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है, महादंड नायक। अब यहां पर बात करते हैं इनकी रचना। रचना कौन सी है? रचना हमारे पास में जो है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रश्न क्या पूछा जाए? प्रश्न यह है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी भाषा कौन सी है? जिसकी भाषा है वो है संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत। मैंने आपको बताया कि भाषा संस्कृत है। शैली कौन सी है? जो है चंपू शैली है। शैली कौन सी है? चंपू शैली। ये चंपू शैली कौन सी होती है? गद्य व पद्य का रूप। गद्य व पद्य का रूप वो होती है चंपू शैली। फिर आपको याद करना है इसी के अंदर अलग अलग चीजें याद करनी है। प्रयाग प्रशस्ति हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, चंपू शैली हो गई। फिर यहां पर इसमें जानकारी किसकी मिलती है? अशोक, अशोक जहांगीर, अशोक जहांगीर व अशोक समुद्रगुप्त व जहांगीर, अशोक समुद्रगुप्त व जहांगीर की जानकारी। तो याद क्या करोगे भैया? आपको याद होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रयाग प्रशस्ति। अब नेक्स्ट हमारा जो विद्वान है उसके अंदर हम पढ़ेंगे वासुल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वासुल। वासुल के द्वारा मंदसौर प्रशस्ति लिखी गई थी। मंदसौर प्रशस्ति जो है उसमें यशोधर्मन के समय की जानकारी मिलती है और 9 श्लोक में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। हाँ, नेक्स्ट है नंबर 2 वासुल। इनके द्वारा लिखी गई कौन सी प्रशस्ति है? मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन की जानकारी मिलती है। यशोधर्मन की जानकारी मिलती है। यशोधर्मन की जानकारी मिलती है। अब आपसे पूछे कि इसमें से जो 9 श्लोक है वो किसके बारे में गुप्त काल की जानकारी देते हैं? 9 श्लोक गुप्त काल की जानकारी देते हैं।
नौ श्लोक किसकी जानकारी देते हैं? गुप्त काल की जानकारी देते हैं। तीसरा जो हमारा राइटर है यहाँ पर विद्वान है उसका नाम है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी जो है उसके बारे में पूछा जाएगा कि गुजरात में इनकी काव्य शैली की जानकारी मिलती है, गुप्त काल में इनकी काव्य शैली की जानकारी मिलती है, उनकी रचना क्या है? हमने यहाँ मंसूर प्रशस्ति पढ़ा है, वत्स भट्टी की रचना थी मंसूर स्तंभलेख। क्या थी? मंसूर स्तंभलेख। और कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। 44 श्लोक उसके अंदर अपने को मिलते हैं। तो हमारे पास 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हम पढ़ेंगे वत्स भट्टी। वत्स भट्टी, वत्स भट्टी की जो रचना है उसका नाम क्या है? मंसूर स्तंभ लेख। मंसूर स्तंभ लेख ये किसके समय की है? इसमें क्या मिलता है? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय याद होगा आप लोगों को, कुमार गुप्त के शासन की जानकारी देता है ये। उसके अलावा आपसे पूछा जाए 44 श्लोक का उल्लेख, उसके अलावा जो वत्स भट्टी है इनके गुप्त काल में काव्य शैली की जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है, गुप्त काल में इनकी काव्य शैली की जानकारी मिलती है। ठीक है, हाँ करो साथ साथ, वो अलग होगी मुझे नहीं पता। हाँ रूटीन मिल लिया करो सर, समय नहीं मिलता है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, आप जब भी लगे तब पढ़ लिया करें। आगे चले, अब हम पढ़ते हैं वीरसेन के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, 4 नंबर है हमारे पास वीरसेन। वीरसेन को एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारवी। आप मुझे बताएं कि भारवी की कौन सी रचना है जिसके बारे में आप जानते हैं? भारवी की रचना का नाम बताएं, जल्दी बताएं भाई, भारवी की रचना। हाँ किसी एक का जवाब आया किराता, किराता जूर्नियम। बस आदु जी सही बता रहे हैं, किराता शब्द बहुत अच्छी है, ठीक है आप पढ़े उसको बहुत अच्छी है। तो अब देखो भारवी का जो ग्रंथ है सिर्फ एक विद्यार्थी का नाम आया है, किराता जूर्नियम। ठीक है, एक यहाँ पर वीरसेन इनका है उदयगिरी, उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख उसकी बात करते हैं। यहाँ पर विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त, परमभट्टारक, शकारी, उनकी जानकारी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी इसमें मिलती है। चंद्रगुप्त, इसको द्वितीय कह सकते हो या इसी को आप ये कह सकते हो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। अब किराता जूर्नियम जो है इसके अंदर आपको अर्जुन, एक ध्वनि सुनाई देगी अर्जुन, तो अर्जुन इसके अंदर क्या 18 सर्ग है और ये अर्जुन की महाभारत की घटना का उल्लेख दर्शाती है और ये महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। ठीक है, इसमें 18 सर्ग है, महाभारत के वन पर्व पर आधारित है, महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। फिर आपको यहां पर याद रखना है इसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं, महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। और आपको याद रखना है कि इसमें अर्जुन का महाभारत के समय जो उल्लेख है वो मिलता है, अर्जुन का उल्लेख, इसका उल्लेख मिलता है, अर्जुन का उल्लेख मिलता है। हाँ अर्जुन, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो हम एक बहुत ही प्रसिद्ध जो इतिहासकार है उनके बारे में बात करें, जो विद्वान है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ कालिदास, सर कालिदास पढ़ा है, मालिकाग्निमित्र, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयोत्कीर्णम, अभियान शाकुंतलम, ये सब रचनाएं जो कालिदास। उन्हें भारत का शेक्सपियर किसने कहा? किसके दरबार में थे? तो हम पढ़कर आए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, वीए स्मिथ ने उनको भारत का शेक्सपियर कहा है। उनकी रचना जैसे आपसे पूछा जाए कि उनके नाटक कितने थे? उनके 2 नाटक थे, उनके 4 काव्य थे, 2 खंड काव्य थे और 2 ही उनके महाकाव्य थे। कितने काव्य थे? 4 काव्य थे। ठीक है, नरेंद्र कियार आपने बहुत अच्छा बताया। कौन से नंबर की थी? 5 6 नंबर पर लिखो, कालिदास। कालिदास किसके दरबारी थे जी? ये है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए इन्हें क्या कहा जाता है? बीए स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर, रचनाएं, रचनाओं में क्या है? 4 काव्य, 4 का 2 खंड काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 इनके नाटक थे, 2 क्या थे? नाटक थे। 4 काव्य हैं, 2 इनके नाटक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है रचनाओं के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि 4 जो महाकाव्य हैं, जो काव्य हैं, उनके अंदर अपने पढ़ते हैं कि सबसे पहले 2 खंड काव्य कौन से हैं? ठीक है, एक हो गया मुख्य रूप से 2 नाटक है, एक अन्य नाटक, 3 नाटक, 3 नाटक क्या? चलो 3 नाटक लिख देता हूं, 3 नाटक। ठीक है, इसको बी कर देता हूं, ए बी, ए और बी। हाँ ठीक है, सबसे पहले कालिदास जी का जो प्रथम काव्य था उसका नाम था ऋतुसंहार, जिसमें 6 सर्ग थे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं 2 खंड काव्यों की। इसके अंदर 1 नंबर पर है ऋतुसंहार, यह है कालिदास का प्रथम काव्य। इसमें 6 सर्ग थे। इसमें कितने सर्ग थे?
6 सरक थे। कालिदास का प्रथम काव्य है जिसमें 6 सरक थे, और इसके बाद जो दूसरा उनके द्वारा लिखा गया वो था मेघदूत। कौन सा था? मेघदूत। हाँ, तो मेघदूत के बारे में पढ़ेंगे अपने। इसमें पूर्व मेघ व उत्तर मेघ जो है उसका मुख्य खंड है, पूर्व मेघ व उत्तर मेघ जो है उसका मुख्य खंड है। मेघदूत की रचना वाकाटक नरेश थे, उनके समय उन्होंने की थी, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसमें यक्ष यक्षिणी की गृह गाथा का वर्णन है, यक्ष यक्षिणी की गृह गाथा का वर्णन है। हाँ, क्या बोल रहा था? अच्छा, इसमें लिखना 2 नंबर। दूसरा है मेघदूत, यक्ष यक्षिणी की गृह गाथा का वर्णन। यक्ष यक्षिणी की गृह गाथा का वर्णन इसके अंदर आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना है पूर्व मेघ व उत्तर मेघ जो है इसके मुख्य खंड है। ठीक है, पूर्व मेघ व उत्तर मेघ प्रमुख खंड। क्या याद रखना है? 2 इसके खंड काव्य। कितने खंड काव्य हैं? 2 खंड काव्य हैं। एक का नाम है ऋतुसार, एक का नाम है मेघदूत। आपको याद रखना है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद 2 महाकाव्य आते हैं। सबसे पहले आता है कुमार संभव। कुमार संभव आता है, फिर रघुवंश आता है। कुमार संभव वह है जिसके अंदर कुमार, आपको याद रखना है, शिव पार्वती का एक पुत्र था जिसका नाम था कार्तिकेय। उसकी जन्म कथा पर आधारित है, जिसमें 17 सर्ग का महाकाव्य है। ठीक है, कितने सर्ग का है? 17 सर्ग का है। हाँ, देख लो। हाँ, हनुमान। 2 महाकाव्य, 2 महाकाव्य। क्या है? 2 महाकाव्य। तो सबसे पहले कौन सा आएगा 2 महाकाव्य में? कुमार संभव। क्या आएगा? कुमार संभव। कुमार संभव। इसमें कुल 17 सर्ग है। भगवान शिव पार्वती के पुत्र, क्या नाम था? कार्तिकेय। कार्तिकेय की जन्म कथा पर आधारित है। भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कथा पर आधारित है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? कुमार संभव है। ठीक है, इसके बाद में हम जो पढ़ते हैं वो आता है रघुवंश। क्या आता है? रघुवंश। रघुवंश में 19 सर्ग का महाकाव्य है। ठीक है, इसमें कुल 17 सर्ग है, और इसके अंदर रघुवंश भी क्या है? रघुवंशम भी बोल देते हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग है। अब ये पूरा का पूरा रामायण पर आधारित है, इस पर आधारित है। इसका जो मूल स्रोत है वो है रामायण। क्यों है? क्योंकि राजा दलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 40 राजाओं का चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, इसका मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत वो है रामायण। राजा दलीप से लेकर अग्निवर्ण के अग्निवर्ण तक के 40 राजाओं 40 राजाओं का चरित्र चित्रण किया गया है। चरित्र चित्रण किया गया है। आपको याद रखना है कि राजा दलीप, जैसे हम पढ़ते हैं श्री राम, राम के पिता दशरथ के पिता अज के पिता दलीप, दलीप के पिता रघु, तो अपने इसी प्रकार से पढ़ते हैं। फिर राम के 2 बेटे भी आते हैं, एक का नाम लव, एक का नाम कुश। कुश बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद रखना है, श्री राम दशरथ अज दलीप रघु। ठीक है, हाँ बिल्कुल, विक्रम सब करवाऊंगा, मैं भी करवाऊंगा। अब अपने ये तो थे 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य। अब पढ़ते हैं कालिदास के जो नाटक थे, उसके अंदर सबसे मुख्य नाटकों में जो 3 नाटकों में आता है, पहला नाटक जो है वो है मालविकाग्नि मित्र है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। कालिदास के 3 नाटक। 3 नाटक में सबसे पहले हमारे पास आता है मालविकाग्नि मित्र, नंबर 1। कालिदास का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। इसमें 5 अंक है। कितने अंक है इसमें? 5 अंक है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा पर आधारित नाटक है। इस नाटक में किसका वर्णन है? मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कथा। मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन। मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कथा का जो वर्णन हुआ है वो इसके अंदर हुआ है। आपको याद रखना है विक्रमो वंशोत्कीर्णम। किसके बारे में पढ़ना है? विक्रमो वंशोत्कीर्णम, जो 5 अंक का नाटक है और वो भी प्रेम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर आधारित है। नंबर 2 क्या याद रखना है? विक्रमो वंशो उत्कीर्णम। विक्रमो वंशो उत्कीर्णम, ये भी क्या है? 5 अंक का नाटक। 5 अंक का नाटक। तो इसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है? ये जो है आपको याद रखना है कि प्रेम कथा पर आधारित नाटक है, और उसके बाद आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, बुक ऑर्डर कर दी, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। कुंतलेश्वर दत्तम, प्रेम कथा पर आधारित। ठीक है, फिर हमारे पास में जो तीसरा नाटक बचता है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कुंतला का नाम सुना होगा। 7 अंक का नाटक। कितने अंक का नाटक? 7 अंक का, और कालिदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें राजा दुष्यंत व कुंतला का संयोग और वियोग दोनों का वर्णन मिलता है। 7 अंक का नाटक। राजा दुष्यंत व
शकुंतला 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 राजा दुष्यंत व शकुंतला के संयोग व वियोग का वर्णन मिलता है। इसी के अंदर आपको याद रखना है यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्तकालीन नाटक जो थे प्रेम आधारित व सुखांत होते थे। ठीक है, ठीक को अर्चना प्रमाण दे। आगे लिखें, गुप्तकालीन नाटक आपसे पूछे जाए वो प्रेम आधारित व सुखांत होते थे। गुप्तकालीन नाटक प्रेम आधारित व सुखांत होते थे। तो गुप्तकालीन नाटक जो है वो किस आधारित होते थे? प्रेम पर आधारित होते थे और वह सुखांत होते थे। गुप्तकालीन नाटकों में पात्रों की भाषा क्या होती थी? इसमें भी अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। गुप्तकालीन नाटकों में पात्रों की भाषा, अब इसमें भी क्या है? वर्ग थे, जैसे उच्च वर्ग की भाषा क्या है, निम्न वर्ग की भाषा क्या है, स्त्री वर्ग की भाषा क्या है, ये आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्च वर्ग की भाषा वो हुआ करती थी संस्कृत, क्योंकि मुख्य जो भाषा है वो संस्कृत थी। हमने शुरुआत जब क्लास की तब यही बताया था कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल जो है वो गुप्त काल है। फिर आपसे पूछ ले निम्न वर्ग की भाषा, या आपसे पूछ ले स्त्री वर्ग की भाषा, तो इन दोनों का जो उत्तर होगा वो होगा प्राकृत। क्या होगा? प्राकृत। अब हम बात करके गए थे कि पुलकेशिन द्वितीय जो है उसका एक अभिलेख है, अबोध अभिलेख में कालिदास व भारवी का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा कालिदास ने जो मेघदूत की रचना की थी, मैंने कहा था वाकाटक नरेश थे, प्रवरसेन द्वितीय, क्या नाम था? प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में की थी। तो यहां लिख देते हैं कालिदास ने मेघदूत ग्रंथ की रचना वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में की। कालिदास ने मेघदूत ग्रंथ की रचना वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में की। प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में की। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, एहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कालिदास व भारवी का नाम मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कालिदास व भारवी का नाम मिलता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये तो थे मुख्य मुख्य, अब हमसे पूछा जाए अन्य गुप्तकालीन विद्वान कौन थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। नोट करो इसको, विक्रम और उर्वशी, बिल्कुल तो आप बता रहे हैं यहां पर विक्रम व उर्वशी। आगे चले, अन्य गुप्त, अन्य गुप्त कालीन विद्वान, तो हम वहां पर 6 तक पढ़ चुके थे। 7 में 7 नंबर है कवि भास। कवि भास जो है 13 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे? 13 नाटक लिखे। लेकिन स्वपनवास दत्ता जो है वो इनका प्रमुख नाटक है, और उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि यह संपूर्ण प्रथम नाटक है जिसमें 6 अंक है। कितने अंक है? 6। कवि भास प्रमुख जो है वो है स्वपनवास दत्ता। स्वपनवास दत्ता यह प्रथम संपूर्ण नाटक है, इसमें 6 अंक है। इसमें 6 अंक है, आपको याद रखना है। स्वपनवास दत्ता ये प्रथम संपूर्ण नाटक है, इसमें 6 अंक है। बस इतना ही आपको इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास में एक राइटर आते हैं विद्वान, जिनका नाम है विशाख दत्त। आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मुद्रा राक्षस। उसके अलावा आता है देवी चंद्रगुप्तम। क्या आता है? देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस जो है वो नायिका विहीन नाटक है। ठीक है, हाँ ओके। नंबर 8 पर आप लिखोगे, पेज गाइड बुक में तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पेज भेज दूंगा फोटो। ठीक है, विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है इनकी रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस। प्रथम नायिका विहीन नाटक, प्रथम नायिका विहीन नाटक। और उसके अलावा नंबर 2 है देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम कौन सा है? देवी चंद्र गुप्तम। फिर हम पढ़ते हैं कवि मार्ग, जिनकी रचना थी शिशुपाल वधम। क्या थी? शिशुपाल वधम। ये तो इनके हो गए। आगे पढ़ते हैं, बता लिया कि आगे चलते कवि मार्ग से आगे पढ़ना है अपने को। कवि मार्ग, इनकी रचना क्या है? रचना शिशुपाल वधम। ये क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य। आपसे पूछा जाए कवि मार्ग, इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर में हुआ था। ये आपको याद रखना है। फिर
कहलाता है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना का नाम बता सकता है कोई? नेस्दिय चरित्र। क्या था? नेस्दिय चरित्र। हाँ, मेरे को सर आपकी क्लास देखो, इसमें क्या है कि मैं अच्छो लागू ना लागू वो कोई मायने को रखे, पेपर में जो हासिल है वो मायने रखे। हाँ, तो 10 नंबर लिखो श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की जो रचना है, रचना क्या है? नेस्दिय चरित्रम। क्या नाम है? नेस्दिय चरित्रम जो है वो इसकी मुख्य रचना है। इसके अंदर क्या है? गुप्त काल में कवि माग थे, भारवी थे, श्रीहर्ष थे, इनको श्रीस्त्रेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीस्त्रेय। किसको कहा जाता है? भारवी को कहा जाता है, माग को कहा जाता है, श्रीहर्ष को। तो आप सिर्फ कैसे लिख दीजिए? श्रीस्त्रेय किसे कहा जाता है? हमारे पास में नाम क्या क्या आ जाएगा? कवि माग, श्री हर्ष, और कौन आएगा बताओ? भारवी, जिसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में भी मिलता है। इसमें मिलता है अहोल अभिलेख में भी। तो ये जो तीन है इनको क्या कहा जाता है? गुप्त काल में श्रीस्त्रेय। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न क्या आएगा? गुप्त काल में श्रीस्त्रेय। चले होगी क्या? गुप्त काल में, ठीक है, श्रीस्त्रेय। और ये नोट लगा के लिख लेना। ऐसे ही तीन ग्रंथ और है, तीन ग्रंथ जिनका नाम आता है शिशुपाल वधम आता है, किरातार्जुनीयम जूनियम आता है और नेस्दिय चरित्रम आता है। इनको क्या कहा जाता है? बृहत्त्रयी। गुप्त काल में बृहत्त्रयी किसे कहते हैं? एक तो आ गया नेस्दिय चरित्रम, और एक हमारे पास में आ गया शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम, नोट कर लो। फिर हम पढ़ते हैं शुद्रक। शुद्रक की रचना है मृच कट्टिकम। क्या है? मृच कट्टिकम। मृच कट्टिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी। इसमें क्या एक ब्राह्मण व्यापारी होता है जिसका नाम था चारुदत्त, और एक गणिका थी जिसका नाम था बसंत सेना। उन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन इसके अंदर मिलता है। इसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व न्याय व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। याद क्या रखना है? ब्राह्मण, ब्राह्मण व्यापारी, ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त व गणिका बसंत सेना के प्रणय प्रेम का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व न्याय व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व न्याय व्यवस्था का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक रचना। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट भट्टी। इसके बारे में पढ़ते हैं भट्टी के बारे में। तो भट्टी ने लिखा था भट्टी काव्य, या उसने लिखा उसको रावण वध। उसमें 22 सर्ग तथा 1624 श्लोक है। मैं उदास नहीं हूं, ये टॉपिक ऐसे उदास लगता ही है। ठीक है, बरासु कहां से में भट्टी। ठीक है, भट्टी ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर आपको भट्टी इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। इनकी रचना क्या थी? रचना आपसे पूछा जाए भट्टी काव्य या रावण वध, जिसमें कितने 22 सर्ग है। भट्टी काव्य रावण वध, इसमें 22 सर्ग तथा 1624 श्लोक है। 22 सर्ग तथा 1624 श्लोक है। फिर हम एक प्रसिद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसके अंदर अपने कहते हैं कि उसके दो पात्र हैं, कलीला और दमना, जो अच्छाई और बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। पंचतंत्र की रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। कई बार हमसे पूछा गया है। हाँ, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र। बताओ ये कितने नंबर हो गए थे? 12, हमने पढ़ा किसको है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की रचना क्या है? रचना जिसका नाम है पंचतंत्र, यानी इसमें क्या है? 5 तंत्र। क्या है? मित्र भेद, अपरीक्षा कारितव, अपरीक्षा कारितव, लब्ध प्रमाण, लब्ध प्रमाण, लब्ध प्रमाण, मित्र लाभ, मित्र लाभ, संधि विग्रह, संधि विग्रह। ये अपरीक्षा कारितव, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण का उल्लेख। ये आपने है। पंचतंत्र के ही दो पात्र हैं। पंचतंत्र के दो पात्र हैं जिनमें नाम आता है, एक का कलीला और एक का नाम आता है दमना। कलीला और दमना ये क्या है? दो भेड़िए हैं। दो भेड़िए हैं, अच्छाई बुराई का प्रतीक है। अच्छाई व बुराई का प्रतीक है। मेवाड़ चित्रकला जो शैली है उसके अंदर भी जो है आपको याद रखना है कि इसका उल्लेख हुआ है। पंचतंत्र विश्व में 50 भाषाओं व 250 से अधिक संस्करणों में प्रकाशित हो चुकी है। क्योंकि महत्वपूर्ण है, कितनी भाषाओं में हो चुकी है? 50 भाषाओं में। पंचतंत्र जो है इसका कितना अनुवाद हो गया? 50 भाषाओं में अनुवादित और 250 से ज्यादा संस्करण प्रकाशित। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, विष्णु शर्मा। आगे हम पढ़ते हैं दंडित।
दंडिन में क्या आता है आपसे पूछा जाए काव्यादर्श, क्या पूछा जाए, काव्यादर्श नहीं है ये, काव्यादर्श है दश कुमार त्रित, दश कुमार त्रित किसकी रचना है, रचना है दंडिन की। अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश, अमरकोश जो है संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है। संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था जी, वो तो था हमने पढ़ा था, अरे शिशुपाल वधम। फिर है शिवसेन जिन्होंने लिखा है न्यायावतार, क्या लिखा है न्यायावतार। वात्सायन का है कामसूत्र व न्याय भाष्य, वात्सायन का क्या है कामसूत्र व न्याय भाष्य। तो ये जो अन्य बच गए उन सभी विद्वानों के अलग अलग ग्रंथ हैं, ठीक है। फिर आता है कामंदक, क्या आता है कामंदक, उसका ग्रंथ है नीतिशार, क्या है नीतिशार। फिर है बुद्ध घोष, विशुद्धि मग, क्या आता है विशुद्धि मग, जो त्रिपिटक पर टीका है। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, पिटक का अर्थ क्या होता है टोकरी, पिटक का अर्थ क्या होता है टोकरी। चंद्र गोविंद, क्या नाम लिखा है चंद्र गोविंद, जिन्होंने लिखा है चंद्र व्याकरण, क्या लिखा है चंद्र व्याकरण। प्रवर सेन, उन्होंने क्या लिखा है सेतुबद्ध। प्रवर सेन हमने पढ़ा था वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय के समय मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी, किसने की थी कालिदास ने। और अहोल अभिलेख के अंदर जो है कालिदास में भारवी का उल्लेख मिलता है। पर जब हम सतत्रयी पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो बृहत्त्रयी था जिसमें हमने ग्रंथों को पढ़ा, एक सृष्त्रयी जिसको अपने बोलते हैं सृष्त्रयी, उसके अंदर भारवी के साथ दो अन्य व्यक्ति कौन थे आप मुझे याद करके बताओगे। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र जो है उन्होंने लिखा है दशावतार व बृहत कथा मंजरी, क्या लिखा है बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। उनको याद कैसे करूं मुझे नहीं पता। ये आपको पढ़ना है भर्तरी, जो उज्जैन के राजा थे, जिन्हें कनफटे नाथों का तीर्थस्थल भर्तरी अलवर के अंदर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष राधा अष्टमी यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मेला भरता है। इनके तीन ग्रंथ हैं नीति श्रृंगार वैराग्य, ठीक है, नीति श्रृंगार वैराग्य। इनकी पत्नी थी पिंगला, जिससे ये बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। फिर भामा, भामा जो है उन्होंने काव्य अलंकार लिखा है, भामा ने क्या लिखा है काव्य अलंकार। नेक्स्ट हमारे पास है समुद्रगुप्त, उन्होंने लिखा है कृष्णचरित हितोपदेश, क्या लिखा है कृष्णचरित हितोपदेश, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे कि गुप्त काल में विज्ञान व तकनीकी का विकास। जैसे शून्य का सिद्धांत किसने दिया, शून्य का सिद्धांत, और शून्य जो है वो किसकी देन माना जाता है, शून्य का सिद्धांत गुप्त काल की देन माना जाता है। दशमलव प्रणाली थी, उसका विकास किसके काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। तो हम पढ़ेंगे गुप्त काल में विज्ञान गणित व तकनीकी का विकास, किसके बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल में विज्ञान गणित व तकनीकी का विकास। गुप्त काल में विज्ञान गणित व तकनीकी का विकास जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमसे प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त काल की देन क्या है, शून्य का सिद्धांत, क्या है शून्य का सिद्धांत, किसकी देन है ये, गुप्त काल की देन। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, दशमलव प्रणाली का विकास, क्या हुआ था दशमलव प्रणाली का विकास, दशमलव प्रणाली का विकास इसमें हुआ था, दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। अब गुप्त काल के जो विद्वान है तो इसके विज्ञान गणित के उसमें पढ़ते सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे आर्यभट्ट, ठीक है। आप नोट करें, इतना याद कैसे करेंगे हम वो तो मैं क्या बताऊं। देखो आर्य, बस दो तीन ही आर्यभट्ट है, ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मतलब अभी याद जैसे। जन्म 476 ईस्वी, कुसुमपुर, आपको नाम मिले, पाटलिपुत्र का निवासी बताया गया। आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि पृथ्वी जो है वह अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है। बीजगणित का इनको जनक कहा जाता है, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर क्या करती है परिभ्रमण करती है, आपको याद रखना है। ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी आर्यभट्ट ने की थी, इनको बीजगणित का जनक कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बीजगणित का जनक कहा जाता है, बीजगणित का जनक कहा जाता है, सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ग्रहण की जो है वैज्ञानिक व्याख्या इनके द्वारा की गई, ग्रहण की, और क्या रहेगा बताओ, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। आर्यभट्ट जो थे खगोल शास्त्री थे, क्या थे खगोल शास्त्री। पाई का मान दिया, बिल्कुल विक्रम कुमार, बहुत बढ़िया, हाँ पाई का मान दिया, खगोल शास्त्री थे। गणित को ज्योतिष से अलग विज्ञान माना है, गणित को ज्योतिष से अलग विज्ञान माना है। पाई का देता हूं, पाई का मान दिया, एक यहाँ लिख देता हूं, गणित को ज्योतिष से अलग विज्ञान माना है, गणित को ज्योतिष से अलग विज्ञान माना है, ठीक है। हाँ आर्यभट्ट की अब पुस्तकें हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। हाँ लिख दिया ना आर्य, अभी तक घंटा भी पूरा हुआ नहीं है। आर्यभट्ट जो थे यह एक खगोल शास्त्री थे। अब आर्यभट्टीय सिद्धांत इनकी पुस्तकें, पुस्तकें क्या है, दो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक के चार भाग दिए गए, आर्यभट्टियम जिसमें है उसके कितने भाग है, चार भाग है। एक कौन सी है आर्यभट्टीय सिद्धांत, एक है
आर्य यम, आर्यभट्टियम। इसके चार सिद्धांत कौन कौन से कोई बता सकता है? इसके चार भाग हैं, इसके चार भाग हैं जो अलग अलग है। जैसे कोई गणित पर आधारित है, कोई अरे अपने काल क्रियापात पर आधारित है, कोई गोलापात पर आधारित है। हाँ बताओ, एक बात के पास रह गया विक्रम, शाबाश। हाँ बताओ भाई। चार भाग तो आपसे पूछे जाए तो आप बताओगे? 10 गीतिका, काल पात, काल क्रिया पात, गोला पात, और 10 गीतिका, काल पात, काल क्रिया पात, गोला पात और गणित पात। ये जो है इसके चार भाग हैं मुख्य, आपको याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ते हैं ब्रह्ममिहिर। इसके बारे में पढ़ेंगे ब्रह्ममिहिर। ब्रह्ममिहिर, ब्रह्ममिहिर जो थे इनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। ये अवंती उज्जैन के निवासी थे। कहां के निवासी थे? अवंती उज्जैन के निवासी थे। वर्गमूल व घनमूल की जो विधि है उसके बारे में हमको बताने वाले ब्रह्ममिहिर थे। ब्रह्ममिहिर जो है खगोल शास्त्री व ज्योतिषी में प्रसिद्ध थे। जन्म 6वीं शताब्दी, निवासी अवंती उज्जैन, घनमूल व वर्गमूल की विधि को बताया। खगोल शास्त्री व ज्योतिष शास्त्री थे। खगोल शास्त्री व ज्योतिष शास्त्री थे। ब्रह्ममिहिर जो है खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष शास्त्री थे। ठीक है, हाँ, इन्होंने चंद्रमा जो है पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, चंद्रमा जो है पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात किसने बताई थी? ब्रह्ममिहिर ने बताई थी। क्या बताई थी? चंद्रमा पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये बात किसने बताई थी? ब्रह्ममिहिर के द्वारा बताई गई। ब्रह्ममिहिर की पुस्तकें कौन कौन सी है तो अपने बात करते हैं, आगे निकलते हैं। हमारे पास आती है बृहत संहिता, प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ है। इसे प्रथम विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भी कहते हैं। हाँ, प्रथम विश्व प्रसिद्ध ब्रह्ममिहिर की पुस्तक। आर्थिक, उसके आगे क्या आएगा? सामाजिक भूगोल की जानकारी। आर्थिक सामाजिक भूगोल की जानकारी किसकी? भारत की। ठीक है, उसके अलावा धार्मिक विषयों की, आर्थिक सामाजिक भूगोल व धार्मिक विषयों की भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में जानकारी मिलती है, भारत के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, बीकानेर कब आओगे? प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ, अच्छा ये लाइन रहेगी क्या? यह प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ है। फिर इनका दूसरा है पंच सिद्धांतिका। क्या है? पंच सिद्धांतिका, जिसमें 5 ज्योतिष सिद्धांत दिए गए हैं। पितामह वशिष्ठ, रोमक, पोलिस, सूर्य दिए गए हैं। क्या दिए गए? पितामह वशिष्ठ, रोमक, पोलिस, सूर्य दिए गए हैं। पंच सिद्धांतिका पर टीका लिखने वाला पहला व्यक्ति भट्टोत्मल है। क्या है? भट्टोत्मल है। ठीक है, इनके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं तो आगे बढ़ते हैं अपने। योग यात्रा है, योग माया है, फिर बृहत जातक है, फिर लघु जातक है। उसके बाद हमारे पास भास्कर प्रथम आता है जो 6वीं शताब्दी में है, और उनके ग्रंथ है महाभास्कर, लघु भास्कर और आर्यभट्टीय भाष्य। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में जो है भास्कर द्वितीय आता है, जिसको भास्कराचार्य कहा जाता है। उनकी पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 भाग है। भास्कर द्वितीय, या इसको बोलते हैं भास्करा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, और इसके कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि भीनमाल के अंदर जो है कवि मान जन्मे थे। उनके अलावा भीनमाल के निवासी थे जिनका जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। गणितज्ञ व ज्योतिष विद्या में निपुण थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताया। भास्कर आगे उसके बाद पढ़ना है आपको। ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 598 ईस्वी। कहां पर? भीनमाल। भीनमाल में सुधा माता का मंदिर भी है, जालोर के अंदर आता है। जालोर पहले सीमा बनाता था गुजरात के साथ, अभी सांचौर बनाता है। ब्रह्मगुप्त, आपको याद रखना है किसमें निपुण थे? गणितज्ञ व ज्योतिषज्ञ, ज्योतिष में निपुण थे। गुप्त काल में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गुप्त काल में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है कोई बता सकता है इनकी पुस्तकों के बारे में? बताओ। पुस्तकों में ब्रह्म सिद्धांत नाम आता है, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत नाम आता है, वेदांत ज्योतिष आता है, खंड खाद्य आता है। ठीक है, पुस्तकें ब्रह्म स्फुट, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, वेदांत ज्योतिष, खंड खाद्य।
आप लोगों ने नाम पढ़ा सुश्रुत, सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? यह एक शल्य चिकित्सक थे। कौन थे? शल्य चिकित्सक थे और प्रमुख शल्य चिकित्सक थे गुप्त काल के। इनके द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई है जिसमें 121 उपकरणों का उल्लेख हुआ है। इनकी रचना कौन सी है? रचना सुश्रुत संहिता। इसके अलावा आगे कौन पढ़ेंगे? अरे सुश्रुत संहिता, इसमें 121 उपकरणों का उल्लेख, कितने? 121 उपकरणों का उल्लेख मिला है। फिर आते हैं पाल काव्य। पाल काव्य ने जो ग्रंथ लिखा था वो हाथियों की चिकित्सा लिखी थी। क्या लिखी थी? हाथियों की चिकित्सा। पाल काव्य, इनकी जो रचना है इसे बोलते हैं हस्त्या आयुर्वेद, इसे बोलते हैं हाथियों की चिकित्सा, हाथियों की चिकित्सा। पहले हम किसकी बात कर रहे थे? गणितज्ञ थे हस्त्या आयुर्वेद में। ठीक है, आपने तुरंत बता देते हो आप, हस्त्या आयुर्वेद। ठीक है, हम पहले बात किसकी कर रहे थे? गणितज्ञ की बात कर रहे थे। उसके बाद में हम चिकित्सक की बात करने आगे। फिर आते हैं शालू होत्र, पशु चिकित्सक का कार्य करते थे। अश्वशास्त्र है, बोल शास्त्र है, शाली होत्र संहिता उनके ग्रंथ है। शाली होत्र ये क्या थे? पशु चिकित्सक थे। इनके जो ग्रंथ है, या मैं कहूं पुस्तकें या ग्रंथ, में आता है शाली होत्र संहिता, पशु संहिता, और फिर आता है बोल संहिता। बता लीजिएगा, बोल संहिता बोल दो, शास्त्र बोल दो। दूसरे संहिता बोल दो, चाहे होल शास्त्र भी आपके पास लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप होल शास्त्र के दो, चाहे इसको संहिता के दो, चाहे आप शास्त्र के दो। अब हमारे पास बचते हैं वाग्भट, जिन्होंने अष्टांग संख्या रचना लिखी थी। आयुर्वेद त्रयी किसे कहते हैं? वाग्भट, इनकी रचना क्या है? और मैंने क्या कहा? आयुर्वेद त्रयी। तो 3 व्यक्तियों का समूह जिसमें अंदर हमारे पास में आता है चरक भी आता है, सुश्रुत भी आता है, वाग्भट भी आता है। हाँ, इनकी रचनाएं अष्टांग संख्या, अष्टांग तृतीय। आयुर्वेद त्रयी में चरक भी आता है, वाग्भट भी आता है, और सुश्रुत भी नाम हमारे को मिलता है। ठीक है, लास्ट अपने पढ़ते हैं धनवंतरी के बारे में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उसके बाद नागार्जुन जो है उनको हम पढ़कर फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बस। हाँ, धनवंतरी, वाग्भट आगे, उसके बाद में कौन आया? धनवंतरी। धनवंतरी, धनवंतरी, धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उनके 2 ग्रंथ आते हैं, नवनीत कम आता है और नीक घंटू आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार ग्रंथ कौन कौन से हैं? नवनीत कम और नीक घंटू, नीक घंटू। उसके बाद में नागार्जुन जिन्होंने अरे कौन सी प्रणाली थी? रस चिकित्सा प्रणाली दी थी, पारे की खोज की थी नागार्जुन जो है। ठीक है, हाँ, नागार्जुन रस चिकित्सा प्रणाली के जनक, पारे की खोज और भस्म से इलाज। ठीक है, भस्म से, कौन सी भस्म? धातुओं की भस्म से। ठीक है, कहीं आपको और लिख दो, मैं लिख देता हूं, धातुओं की भस्म से इलाज। तो ये थे नागार्जुन। शून्यवाद का जनक भी भारत में नागार्जुन को माना जाता है। इनकी पुस्तकें जो है उसको आप लिख लीजिए। बता लिया क्या? बस अभी 5 मिनट में खत्म। कोई बात नहीं, पढ़ोगा नहीं तो आगे बढ़ोगा। शून्यवाद जनक नागार्जुन, इसे भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। भारत का, इसमें अलग अलग है, जैसे लोहा शास्त्र है, आरोग्य मंजरी नाम दिया गया है। आपसे कक्षपुट कौन सी है? कक्षपुट, प्रचंद्र मंगल, आरोग्य मंजरी, लोहा शास्त्र, कक्षपुट, और एक है ना रत्नाकर, एग्जाम में पूछा जाता है, रस रत्नाकर, रत्नाकर, रस रत्नाकर। तो रसेंद्र मंगल है, कक्षपुट है, लोहा शास्त्र है, आरोग्य मंजरी है। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का सर मेहरौली का लोस तो मैंने बताया तो था, याद हो तो, तुमने राजा महाराजा की तरफ से बताया ना। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ना, इनके समय एक मेहरौली का लोस था, मेहरौली का लोस। तो जो ये लिखा हुआ है ना लोहा शास्त्र, इसमें बताया गया जंग नहीं लगा इसमें, आज भी जंग नहीं लगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। कुतुब मीनार, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, अलाई दरवाजा है, कुतुब मीनार है, मेहरौली का लोस, तो ये उसी समय के हैं। एक प्रश्न आता है, गुप्त काल में क्षण दर्शन विकसित हुए। ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ नाम लिखता हूं, आप बताएं मुझे। न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। आपसे पूछा जा सकता है योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। उसके बाद 5 नंबर पे वेदांत दर्शन,
दर्शन और वैशेषिक दर्शन। अब हम जो तैयारी करते हैं उन सबको ऊपर वाले 3 याद रहते हैं कि इनके प्रणेता कौन कौन थे। आपसे पूछा जा सकता है वेदांत, वादरायण, वेदांत वेद पढ़ाना बाद में वेदांत, ठीक है। वेदांत वादरायण, वैशेषिक विशेष है कणाद, विशेष कौन है कणाद, बिल्कुल। यहां पर वेदांत दर्शन जो है, यहां पर वादरायण वैशेषिक दर्शन में। फिर आपको सारे याद आ जाएंगे। मीमांसा दर्शन के अंदर योग दर्शन में पतंजलि, पतंजलि, यहां पर जैमिनी, फिर कपिल मुनि, कपिल मुनि, और फिर आते हैं गौतम बुद्ध। तो इस प्रकार से जो है सारे के सारे हमने गुप्त काल के विज्ञान, गणित, साहित्य, साहित्यकारों के बारे में आज पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। भारतीय, तुर्की, मध्य एशिया व ईरानियों की कला का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, मुगल काल में देखने को मिलता है। जो मुगल स्थापत्य शैली है उसको क्या कहा गया है? मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली भी कहा गया है। हमसे पूछे कि इंडो पर्शियन शैली किसके द्वारा कहा गया है, तो इंडो पर्शियन शैली जो स्मिथ के द्वारा कहा गया है। मुगल स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? मुगल स्थापत्य शैली। इसे क्या कहा गया है? मुगल स्थापत्य शैली को इसे कहा गया है इंडो पर्शियन, या पर्शियन भी इसको बोलते हैं, पर्शियन शैली कहा गया। मुगल स्थापत्य शैली किसने कहा है? स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको विशेष का ध्यान रखना है कि स्मिथ के अनुसार मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा गया है। अब क्या है कि एकदम अंग्रेज अपनी बात रख देता है तो दूसरा भी रखता है। वो कहता है पर्सी ब्राउन कि मुगल स्थापत्य कला जो भारतीय वास्तुकला है उसके बारे में कौन कहता है? पर्सी ब्राउन कहता है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, इतना लेट क्यों? अब बताओ, क्लास ले लिया तो भी प्रॉब्लम, नहीं लेवा तो भी प्रॉब्लम, मत करूं क्या? और सारा कमेंट्स पूरा को लिखना है। हाँ, देखो बात चल रही थी, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार, रितु, कृष्णा, इधर सभी को नमस्कार है। मुगल स्थापत्य कला जिसे वास्तुकला को भारतीय वास्तुकला का विषम काल कहा है, भारतीय वास्तुकला का विषम काल कहा है पर्सी ब्राउन ने, और स्मिथ ने इसको कला की रानी कहा। मुगल स्थापत्य कला को क्या कहा है? भारतीय वास्तुकला का विषम काल। किसको कहा गया? मुगल
Cara, esse trilha, mano, já parece.